हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास की हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको शब्द विचार के बारे में, वहां पर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि शब्द जो है प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका विकारी और अविकारी शब्द आपका। विकारी शब्द को भी हमने यहाँ पर चार के भेद बताए थे, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण था। ठीक है, आज से हम इसी को स्टार्ट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम शब्द के आधार पर, जो हमने लास्ट में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद किए थे, यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि विकारी शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं और इसको सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर हम विशेषण और फिर हम क्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अविकारी शब्द आता है, जिसके भी चार भेद होते हैं। तो आइए, संज्ञा क्या होता है ये आपको छोटी क्लासेस में बता ही चुके हैं कि संज्ञा आपने पढ़ा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा को हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए संज्ञा की परिभाषा। तो देखिए, जैसे कि आपका संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्लास 6 में भी हमने संज्ञा पढ़ा था, यहाँ पर हम क्यों संज्ञा पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे ही आपकी क्लासेस जो हैं बढ़ती जाती हैं, तो इसको आप और डेप्थ में पढ़ते हो और डिटेल में इसको पढ़ते हो। तो अभी तक आपने तीन ही चीजें सीखी थी, किसी वस्तु के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, जानवरों के नाम को, भाव और गुणों के नामों को भी क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। इसको आप लिखें। जैसे कि उदाहरण में आपका जाएगा राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी, ये सभी। अब गर्मी और सर्दी ये भाव है। ठीक है, अभी तक आपने शायद क्लास 6 में ये नहीं पढ़ा होगा कि भाव के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा के भेद हैं, यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से वो भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन आप कहते हैं इसको। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं नाउन, काइंड ऑफ नाउन, और नाउन की डेफिनेशन आप वहां पर पढ़ते हैं। तो अगर आप हिंदी में इसको समझते हुए चलेंगे तो इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, फिर भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदायवाचक या समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक यानी कि मटीरियल नाउन। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर संज्ञा हैं। तो इसको आप जल्दी से लिखें कि संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ठीक है, तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक, दोनों ही एक ही हैं, समुदाय कहें या फिर समूहवाचक संज्ञा कहें, दोनों एक ही हैं। फिर देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की संज्ञा के भेद हैं। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, इसको आप इंग्लिश में भी लिखिए क्योंकि आपको इंग्लिश में भी ये पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो वहां से, यहाँ से अगर आप समझेंगे तो वहां भी आपको सहूलियत होगी, वहां पर आपको इजी लगेगा। ये आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और समूह या कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। ठीक है, तो 5 प्रकार की संज्ञा है, 5 संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इसको प्रॉपर नाउन आप कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, किसी विशेष व्यक्ति के नाम की जब बात करते हैं आप, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है। सबसे पहले आपके व्यक्तियों के नाम ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में इतनी सारी चीजें हैं, ये हम अब डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, आप इसको नोट भी करते रहिएगा। व्यक्तियों में आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं उन सभी का नाम आप लिखें तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी बच्चे का नाम आप, अपने फ्रेंड का नाम आप लिखिए, अपने पेरेंट्स का नाम आप बताइए, या फिर आपके पड़ोसी किसी का भी आप नाम बता सकते हैं। तो जितने भी व्यक्तियों के नाम आते हैं वो सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी चीज इंक्लूड हुई है दिशाओं के नाम। अब दिशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, फिर देखिए
देशों के नाम जितने भी आपके, इसके अलावा भी और दिशाएं भी होती हैं आपकी, ठीक है ना, उत्तर पूर्व, ठीक है, पूर्व पश्चिम, तो ये। फिर देखिए देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ये आपके देशों के नाम, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो किसी पर्टिकुलर देश का नाम आप कह रहे हैं, किसी व्यक्तिगत देश के नाम की बात करेंगे, किसी एक देश के बारे में बात करेंगे, तो ये भी आपका किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर आगे देखिए आपका राष्ट्रीय जातियां, तो राष्ट्रीय जातियां क्या हो जाती हैं, जैसे हम सभी भारतीय हैं, जो चीन के लोग होंगे उनको चीनी कहा जाएगा, और जापानी लोगों को, जापान के लोगों को हम कहते हैं ये जापानी है। और कई बार आपके वहां आते हैं ना, ये चीनी है, ये नेपाली है, ये आपका जापानी है, ठीक है, ये अमेरिकन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उनकी जाति को भी बताते हैं, जो राष्ट्रीय जाति है। और आप कहीं जाएंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, ये भारतीय है, ठीक है। तो ये भी आपका किसमें आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर देखिए किसी भी नदी का नाम आपका, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, तो ये सभी आपके किसमें आ जाएंगे, ये आपके नदियों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। फिर देखिए समुद्र के नाम, तो जितने भी आपके समुद्र के नाम हैं वे सभी आपके किसमें आ जाते हैं, वे आपके जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये सभी आपके किसमें आ जाएंगे, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ में जितने भी पर्वत के नामों को आप पुकारेंगे वो आपके किसमें आ जाते हैं, वे आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं, जैसे आपका अरावली, हिमालय और विंध्याचल। नगरों के नाम, नगर में जितने भी नगरों का नाम, आप किसी पर्टिकुलर शहर का नाम ले लीजिए, वो भी आपका किसमें आ जाएगा, वो भी आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, पटना, दिल्ली, कोटा, ये सभी आपके किसमें, ये आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। साथ में यहाँ पर आपने समाचार पत्रों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स, साथ में आपका अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये जितने भी आपके समाचार पत्रों के नाम हैं, ये भी आपके किसमें आ जाते हैं, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आपको डिटेल में लिखना है, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, साथ में पुस्तकों के नाम। पुस्तकों में जैसे आपका रामायण हो गया, रजत रंगिणी हो गया, मेघदूत हो गया, और भी जितनी भी किताबें हैं उनके बारे में जब आप बताएंगे तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है आपका पुस्तकों के नाम हो गए। दिनों के नाम, आप दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सभी आपके किसके अंतर्गत, ये भी आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। साथ में महीनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा, मंगल, ये आपके किस में आ जाएंगे, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद। अब देखो हम संज्ञा को डिटेल में पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने बस सिंपल सा सीखा था किसी व्यक्ति का नाम या भाव का नाम भी आपको बता दिया गया होगा, व्यक्ति, वस्तु और किसी स्थान के नाम को और या भाव के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम इसी बात को डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसको आप जल्दी से नोट करें कि फिर आपके जितने भी त्योहार आते हैं, होली, दीपावली, ईद, है ना, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद आपको बताए। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदायवाचक या समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन। ठीक है, ये 5 टाइप के काइंड ऑफ नाउन में भी आप इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा वहां पर, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ चीजें आप पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे जैसे आप क्लास बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर हर चीजों के बारे में पता चलेगा, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम,
नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, साथ में पुस्तक के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। अब ये हमें अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ आप अब इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करें। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है, इसको सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक वाचक कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का यहाँ पर क्या करता है? बोध करता है, वो भी जाति में। तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनुष्य लिखा है। अब मनुष्य में सिर्फ आप और हम नहीं आते हैं, मनुष्य में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सब लोग, जितने भी इतने पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब मनुष्य में आ जाते हैं। तो ये एक पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर किसी जो है, अब मनुष्य में सभी मनुष्य ही मनुष्य आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें हम पशु पक्षियों को भी इंक्लूड कर दें, उसमें हम उसे उनका जो है यहाँ पर बोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने भी इस दुनिया में मनुष्य हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो पूरे मनुष्य जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। दूसरा देखिए पहाड़। अब पहाड़ ऐसा नहीं है कि आपके जो क्षेत्र हैं उनकी उन पहाड़ों के बारे में बात हो रही है, या सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के पहाड़ों के बारे में बात हो रही है। पहाड़ उन समस्त पहाड़ जाति यानी कि जितने भी पहाड़ हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो पहाड़ कहा हमने, तो यहाँ पर हमने पूरी जाति का बोध कर दिया है। पहाड़, ठीक है, जो आपके इलाके में पहाड़ है वो भी आपका एक पहाड़ ही कहलाएगा, और जो अमेरिका में है या जापान में है तो वो भी आपका पहाड़ ही कहलाएगा। तो ये संपूर्ण जाति का बोध करता है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नदियों में देखिए समस्त नदियां आ जाएंगी, दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उन सभी को नदी ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे इलाके में, हमारे राज्य में नदी कहा जाएगा और दूसरी जगह उसे कुछ और। तो ये समस्त नदी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर समस्त नदियों के बारे में बात हो रही है। जितने भी दुनिया में नदियां हैं उन सभी का यहाँ पर बोध होता है। ठीक है, तो वो नदी चाहे आपका एशिया में हो या यूरोप में हो, वो आपकी नदियां ही कहलाएंगी। ठीक है, अब भाई देखिए, भाई एक ऐसा शब्द है, भाई आप अपने भाई को भी भाई कहेंगे। ठीक है, और भी जितने भाई बहन होंगे वो भाई शब्द जो है सबके लिए है, समस्त भाई जातों के लिए, जाति के लिए है, यानी कि जो भाई है वो सबके लिए आएगा। ठीक है, या बहन शब्द है, ये भी क्या है? एक जाति का बोध हो रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में बात नहीं हुई है अभी। ठीक है, जब आप किसी दूसरे की तरफ संकेत करेंगे कि राम मेरा भाई है तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो भाई शब्द जो है ये संपूर्ण जाति का बोध करता है। ठीक है, बहन शब्द भी ऐसा ही है। इसी प्रकार से जितने भी रिश्ते हैं आपके, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, ये सभी आपकी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, तो आपके भी माता हैं, और संसार में जितने लोग हैं उन सभी की माता माता ही होती है। तो ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो सबके लिए है, तो संपूर्ण जाति के लिए ये जो है क्या किया जाता है? इनका बोध किया जाता है। अब मंत्री देखिए, मंत्री जो है ये भी एक जाति है। ठीक है ना, और पंडित हो गया, तो आपके पंडित भी पंडित ही होंगे, और हमारे घर में जो पंडित आते हैं या विदेशों के जो पंडित हैं वो भी आपके पंडित ही कहलाएंगे। इसी प्रकार से जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, इसी प्रकार बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए कोई कवि है जैसे, तो कवि ये जाति है। ठीक है, अब आप किसी कवि का नाम लिख दे रहे हैं वो अलग बात है, वो किसमें आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन कवि शब्द प्रयोग होता है संपूर्ण जाति के लिए,
इसी प्रकार से लेखक, देखिए आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन जब लेखक शब्द की हम बात करेंगे तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, आपके पास भी पुस्तक है, मेरे पास भी पुस्तक है, किसी और के पास भी पुस्तक है, उनको पुस्तक ही कहा जाएगा। अब जब आप नाम लिखें, नाम बताएंगे तो वो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाता है। घोड़ा, आपके घोड़े का कुछ और नाम होगा, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण घोड़े जो जाति हैं उनके बारे में बात हो रही है। गाय, तो संसार भर में जितनी गायें हैं उन सभी को जो है गाय ही कहा जाएगा। जैसे मनुष्य था, कौआ, तोता, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जल्दी से इन्हें आपको लिखना है। दूसरा आप लिखिएगा यहाँ, जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहा जाता है, जिसमें आपकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, चाहे वो मनुष्य है, पहाड़ है, भाई बहन है, माता पिता है, लेखक, घोड़ा, ये सभी जो है सभी उदाहरणों को लिखेंगे। और साथ में और भी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन आदि करके आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि सारी चीजों को लिखना बैठेंगे तो फिर आप जो है इसको लिखते ही रह जाएंगे। तो कुछ कॉमन चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजें आपने जैसे कुछ पशु पक्षी से निकाल दिए, और यहाँ मनुष्य जाति का बता दिया, पहाड़ का बता दिया, नदी बता दिया, और कुछ रिश्ते यहाँ पर आपने लिख दिए कि ये भी जाति के अंतर्गत आते हैं। पंडित होगा, जुलाहा हुआ, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, ऐसे ही आपका जो डॉक्टर है वो भी आपका किस में आ जाता है? जातिवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपके ये नाम है ये सभी आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। साथ में कुछ और शब्द भी हैं, सबको हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए तो लिखिए जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना। ये भी लिख सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द जो है संपूर्ण जाति का, किसी एक ही प्रकार के संपूर्ण जाति का, व्यक्ति ना लिख करके या वस्तु ना लिख करके हम यहाँ पर जाति के बारे में बात कर सकते हैं कि किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु को छोड़कर यहाँ आप जाति भी लिख सकते हैं, किसी एक ही प्रकार की जाति का बोध कराते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर सभी मामा जाति का बोध होगा, मनुष्य जाति का बोध होगा। यदि आप जानवर कर रहे हैं तो सभी जानवरों के बारे में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जातिवाचक में आप जाति लिख सकते हैं कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब उदाहरण आपको लिखने हैं, मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई बहन, मामा, चाचा, बेटा, इनको लिखें। ठीक है, तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन इसको आप कहते हैं। तीसरा यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको आपने लिख लिया है। तीसरा देखिए, भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंग्रेजी में आप पढ़ते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने पढ़ा भी होगा अंग्रेजी ग्रामर में। तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, ठीक है, धर्म, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जो गुण और दोष हैं इनको आप महसूस करते हैं भाव में। ठीक है, अब मैं कुछ चीज ऐसा कर रही हूँ, किसी एक व्यक्ति को मुझे मेरा वही काम अच्छा लगता है और किसी दूसरे व्यक्ति को मेरा वही काम बुरा लगता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे भाव। ठीक है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, जैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति को वो काम अच्छा लगे और दूसरे ही व्यक्ति को वो काम बुरा लगे। तो ये जो गुण और दोष हैं ये हमारे भाव ही तो हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए घर में, कई बार आप क्या करते हैं, बहुत जो है प्रैक्टिस करते हैं लिखने की। ठीक है, आपकी मदर आपको कह रही है कि भाई आप इतना मत लिखिए, आप पढ़िए, और आपके पापा आपको कह रहे हैं हैंड राइटिंग आप अपनी सुधारिए। ठीक है, तो मदर जो है पढ़ने पे जोर दे रही है, आपकी माता आपको पढ़ने पर जोर दे रही है, और फादर आपको लिखने पर जोर दे रही है। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? भाव के कारण। उनकी नजर में, उनकी भाव से वो जो है पढ़ना, लर्न करना वो ज्यादा अच्छा है, अच्छा गुण है, और पापा की नजरों में हैंड राइटिंग करना वो अच्छा गुण है। ठीक है, तो ये गुण और दोष भाव में इसलिए आ जाते हैं।
तो भाव में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपके गुण हैं उसमें आपके अच्छे गुण हो सकते हैं, बुरे गुण हो सकते हैं। साथ में आपका धर्म हो गया, ठीक है, आपकी अवस्था हो गई, आपका भाव तो होता ही है। साथ में गुण दोष कैसे हुआ, तो मैं गुण दोषों को बताना चाह रही हूँ कि ये भी एक भाव है। ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं, बुरा काम तो बुरा ही होता है, ठीक है। अब चोरी करना जैसे बुरा है और आपसे कोई चोरी करवा रहा है तो उसके लिए तो वो अच्छा हो गया, उसके लिए तो अच्छा भाव हो गया। लेकिन चोरी करना बुरी बात है। लेकिन जो आपसे कभी कभी ऐसा होता है किसी से कोई करवाता है कोई काम, या कहीं किसी का मर्डर कर देते हैं, आजकल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो करवा रहा है उसके लिए तो वो अच्छा हो गया, लेकिन बाकियों के लिए वो बुरा भाव है। तो ये भाव, गुण और दोष इसलिए भाव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा धर्म है, साथ में अवस्था और भाव तो है ही, का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायवाची शब्द है। जो हमारा धर्म है, गुण, हमारे अच्छे गुण, और अर्थ और भाव, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे देखिए अवस्था, अवस्था भी बताई हमने यहाँ पर, तो देखिए लंबाई, ठीक है, तो ये भी भाव ही है। बुढ़ापा, ये भी भाव है। नम्रता, बुढ़ापा। साथ ही मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि हमारे भाव है। तो हमारे अंतर मन में किस, एक तो अवस्था हो गई, आप लंबे हो, छोटे हो, ये अवस्था भी भाववाचक के अंतर्गत ही आ जाता है। साथ में आपका बुढ़ापा, ये तो भाव है, ठीक है, ये अवस्था ही है। तो नम्रता, ये आपके भाव हैं। मिठास, वो भाव है। क्रोध भाव है। शत्रुता भाव है। दया और करुणा, ये सभी भाव है, ठीक है। इसलिए ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। तो जल्दी से आप जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, अर्थात यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए जाति और समूह में क्या फर्क है। जाति में आप संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं, और समूह में आपका कलेक्शन होता है, कुछ लोगों का कलेक्शन। इसमें संपूर्ण जाति का बोध नहीं होगा, इसमें कुछ लोगों का कलेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों का समूह होगा, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब कहीं सभा हो रही है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि संपूर्ण मनुष्य जाति वहां जो है कलेक्ट हो गए हो, उनका समूह नहीं। सभा में कुछ लोग होंगे, मनुष्यों का कुछ समूह होगा। सेना है तो ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जाति यहाँ पर, तो सेना भी यहाँ पर किस में आ जाएगा, आपका समूहवाचक में, क्योंकि ये जो है समूह है। दल हो गया, ये भी आपका समूह में आ जाएगा। संघ है तो ये भी आपका समूह में आएगा, ठीक है। कुंज है यहाँ पर, ये भी आपका। और जाति में संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे हमने कहा मनुष्य, तो दुनिया भर में जितने मनुष्य हैं उन सभी के बारे में बात होगी, तो यहाँ पर यानी कि मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। अब आपको भी मनुष्य, जो आपके विदेश में है उसको भी मनुष्य कहा जाएगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। कक्षा, तो यहाँ पर भी समूह है, ठीक है। तो ये भी आपका एक कलेक्शन है, आपकी कक्षा किसी दूसरे की कक्षा, तो कुछ का समूह है यहाँ पर, ठीक है। संसद है तो यहाँ पर भी कुछ लोगों का समूह होता है। भीड़ में भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो ये समूह है। और टोली और मंडली, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको मटीरियल नाउन, इंग्लिश में भी लिखेगा इसे मटीरियल नाउन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज, सभी, ठीक है। अब आप कहेंगे नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध, ठीक है। अब क्या आप सोने को जो है नाप सकते हैं, और वैसे भी ये आपका क्या है, मटेरियल है, इसको तो आप पिघला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप नापते हैं और तोलते हैं सोने को, साथ में चांदी को, लोहे को, साथ में दूध, पानी, घी,
ये आपके सभी द्रव्य में आ जाता है, ठीक है। और फल, अनाज, इन सभी को आप क्या करते हैं, नाप तोल करते हैं, तो ये आप क्या जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ हमने 5 जो है संज्ञा के भेद पढ़े। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हमने बहुत सारी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कुछ डिटेल में इसको पढ़ाया आपको, ठीक है। और क्या क्या आ जाते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम तो आएंगे ही, साथ में दिशाओं के नाम आएंगे, उसके बाद जितने भी देश हैं उनके नाम आ जाते हैं, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के और महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम और त्योहारों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में है जो है एक ही प्रकार की जाति का हम बोध कराते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं मनुष्य, आपने पहाड़ कहा, नदी कहा, ये जो है जाति का बोध कर रहा है। अब देखिए भाव में जो है आपकी भाव, जिसमें किसी व्यक्ति की जो है अवस्था, उसके स्थान, गुण या दोष के बारे में हम बताते हैं, उसकी अवस्था या भाव की हम बात करते हैं, तो वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा आ जाता है। जैसे कि आपका लंबाई आपका अवस्था में है, बुढ़ापा भी अवस्था है, नम्रता आपका भाव है, और जो आपका मिठास है ये भी भाव है, क्रोध, शत्रुता, दया और करुणा, ये सभी आपके भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका सभा हो गया, आपका दल हो गया, सेना हो गया, कुंज हो गया, कक्षा हो गया, संसद, भीड़, टोली, मंडली, ये सभी आपके समूह में आ जाते हैं। द्रव्य में जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जिनको आप नाप और तोल सकते हैं, ये आपके समूह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आता है आपका भाववाचक संज्ञा बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, ठीक है। तो आप कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा को। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक कैसे बनाते हैं। आपके पास कोई जातिवाचक संज्ञा है और आप उस जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक बनाते हैं। तो देखिए बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा संपूर्ण बूढ़ा जाति को बताता है। मित्र, नौकर, जवानी, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इन्हीं से आपको क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो बूढ़ा का बुढ़ापा ये भाव में आ जाता है। मित्र तो आपका जाति में है और इसको हम मित्रता लिखें तो ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। नौकर आपका किसमें है, जातिवाचक में है। नौकरी भाववाचक में, जवान जाति में और जवानी आपका भाववाचक में। इसी प्रकार से लड़का लड़कपन, दास दासता, शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यता, कलाकार कलाकारी, बालक बालकपन। इन सभी को आप नोट करें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना किस प्रकार से बनाया जाता है, इसे नोट करें। तो जातिवाचक से भाववाचक बनाना किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पहला से भाववाचक कैसे बनाया जाता है। दूसरा है आपका सर्वनाम शब्दों से, कुछ सर्वनाम शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व और निजता, स्व, स्वत्व और पराया, परायापन, ये सर्वनाम शब्द हैं, इन्हीं से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। सर्वनाम अपना, अपनत्व और अपनापन, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और ये आपका क्या है, सर्वनाम है। मम सर्वनाम और ये आपका ममता और ममत्व, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो इसे भी आप नोट करें। इसके बाद तीसरा है आपका विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। आप विशेषण शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो विशेषण है आपके पास लाल, लाल रंग जो है आपका क्या है, विशेषण है, ठीक है। ये रंग का नाम है, ये विशेषण बताता है, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो विशेषण शब्द लाल है, इसी का भाववाचक लालिमा। सुंदर आपका विशेषण है, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है इस शब्द से, तो सुंदरता भाववाचक हो गया। सफेद आपका विशेषण हो गया और सफेदी आप
भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चंचल आपका विशेषण और चंचलता आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए काला, कालीमा, हरा, हरियाली, चतुर, चतुरता और चतुराई, और विनम्र, विनम्रता, ये भी आपके भाववाचक बन जाते हैं किससे? विशेषण से। तो काला शब्द आपका विशेषण है, और हरा भी विशेषण, चतुर भी विशेषण, और विनम्र भी विशेषण। इनसे आप भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। हरियाली भाववाचक है, चतुरता और चतुराई आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए मोटा है, मोटा शब्द विशेषण है। ठीक है, ये आप किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे इस मोटे शब्द से, इसका मोटापा हो जाएगा, ये भाववाचक के अंतर्गत आएगा। फिर मीठा शब्द विशेषण है, और मिठास आपका भाववाचक है। स्वस्थ आपका विशेषण है, स्वस्थ किसी व्यक्ति को कहेंगे तो जो कि आपका विशेषण शब्द है, और इसी से आप कहेंगे स्वास्थ्य, ये आपका क्या है? भाववाचक है। फिर देखिए सर्द और सर्दी, तो ये विशेषण हो गया, और ये आपका सर्दी हो गया, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ आपने जातिवाचक से भाववाचक बनाया, आपने सर्वनाम से भाववाचक बनाया, और विशेषण से भाववाचक बनाया। इसको आप जल्दी नोट करें। और यहाँ पर अंतिम देखिए क्रिया शब्द से भाववाचक कैसे बनाया जाता है। क्रिया यानी कि काम, जिससे आपको किसी काम के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहा जाएगा। क्रिया शब्द है आपका थकना। ठीक है, मारना, जीतना, चुनना, सजाना, हंसना, भूलना, दौड़ना, खेलना, उड़ना, ये सभी आपके क्रिया शब्द हैं। इनसे किसी काम के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, अब इन्हीं से हमें क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो थकना क्रिया है, और थकावट भाव है, भाव। मारना क्रिया है, और मार आपका भाव है। जीतना क्रिया है, और जीत आपका भाव है। चुनना क्रिया है, और चुनाव आपका क्या है? भाववाचक है। साथ में सजाना क्रिया है, और सजावट भाव है। हंसना क्रिया, और हंसी आपकी क्या हो जाएगी? भाव। भूलना और भूल, ये दोनों आपके क्रिया से आपने भाववाचक। दौड़ना आपका क्रिया है, लेकिन दौड़ भाव है। खेलना आपका क्रिया है, लेकिन खेल आपका भाववाचक है। उड़ना आपका क्रिया है, और उड़ान आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आपने संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। जल्दी से नोट करें। ठीक है, तो इस सभी को आप नोट कर लीजिएगा, किस प्रकार से आप क्रिया से भाववाचक बना रहे हैं, किस प्रकार से विशेषण से आप भाववाचक बना रहे हैं, सर्वनाम से आप कैसे भाववाचक बना रहे हैं, और साथ में संज्ञा से आप कैसे भाववाचक बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञाओं का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ नाउन, किस प्रकार से संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड